के चैप्टर नंबर 10 हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरिन्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स आपका क्या आता है, वो है आपका, यहाँ लिखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, IUPAC नेम। नंबर 3, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि जो भी आपको एक कंपाउंड का नाम दिया हुआ रहेगा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। चौथा, कंप्लीट द रिएक्शन, या फिर इसको आपको आइडेंटिफाई भी पूछ सकता है। पांचवा आपका आ गया कन्वर्शन। छठा आपका आ गया व्हाट हैपन व्हेन। सातवां आ गया आपका राइट शॉर्ट नोट। आठवां आ गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नौवां हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 9 टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑब्जेक्टिव का तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दे ही दिया है, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाएंगे, ये आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट, IUPAC नेम, ये आपको बुक से करना है, जो बुक में दिए हुए नॉर्मली मोस्टली किस टाइप के IUPAC नेम पूछे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि ये 2014 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको दिखा देना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑल द 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary और tertiary bromide. ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और नॉर्मली जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको इस तरह के कंपाउंड दिए हुए रहेंगे जिसका आपको IUPAC नेम लिखना है। कुछ कंपाउंड जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और कुछ एक्सरसाइज में भी आपका दिया हुआ है जहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, IUPAC नेम पूछा जाता है मोस्टली। अब जैसा कि मैंने दूसरा टाइप क्वेश्चन का बात किया था, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, ऐसे ही कंपाउंड का आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। लेट दैट अगर हम लोग मान लेते हैं कि किसी एक कंपाउंड का, जैसे यहाँ पर है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, तो 2-chloro-3-methyl पेंटेन, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने में सबसे बड़ा
और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको सबसे पहले पेरेंट चेन को पकड़ना है कि आपका पेरेंट चेन कौन है, वर्ड रूट कौन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन है, पेंटेन है। तो सबसे पहले आप कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से दिखा देंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपको क्लास में भी बताया जा चुका होगा, आप पढ़े भी होंगे और आप प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो इस तरह से आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखना है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो 2-क्लोरो-3 मिथाइल है, तो इधर से लेंगे या इधर से लेंगे। मोस्टली कोशिश करेंगे कि राइट साइड से, अगर हमारा सही सूट हो जाता है तो हम राइट साइड से ही लेंगे। तो 2-क्लोरो बोला तो दूसरे में क्लोरीन को दिखा देंगे, 3 मिथाइल बोला तो तीसरे में मिथाइल को दिखा देंगे। बाकी जो भी बॉन्ड बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया। जैसे फिर अगर एक उदाहरण एग्जांपल और ले लें हम, तो यहाँ पर दिया हुआ 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर वर्ड रूट कौन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो आप पहले क्या करेंगे, एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। टोटल 6 टर्मिनल है तो 6 कार्बन हो गया। तो ये बन गया अभी आपका साइक्लोहेक्सेन। 1-क्लोरो, एक में क्लोरीन लगा दीजिए, तो 1 2 3 4, चौथा में कौन आ जाएगा, इथाइल। तो ये बन गया। इस तरह से जब भी आप नेम से स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम कि पेरेंट चेन कौन है उसको पहले आप लेंगे। उसके बाद तब देखेंगे आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, इसके हिसाब से आप उसको बैठा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आपके पास क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन या आइडेंटिफाई। कंप्लीट द रिएक्शन में क्या होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी की बुक से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप आराम से एग्जाम में बना सकें। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है ना। राइट द स्ट्रक्चर एंड मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक तरह से क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस रिएक्टेंट को, दोनों रिएक्टेंट को रिएक्शन कराने से क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये भी आप प्रैक्टिस यहाँ से कर लेंगे। सारा क्वेश्चन को बना के देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बना करके नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा टाइप क्या बताया मैंने, आइडेंटिफाई। वे भी एक क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन के जैसा ही है। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल ले लेंगे सेंडमेयर रिएक्शन को। किसको ले लेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन को। तो सेंडमेयर रिएक्शन यहाँ रहा आपका। ठीक है, तो सेंडमेयर रिएक्शन में ये क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट। ठीक है, आप इसको जब सोडियम नाइट्राइड और HX के साथ में रिएक्शन कराते थे तो क्या प्राप्त था आपको, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। फिर ये दे देगा आपको, इसका नाम नहीं देगा, इसको मान लेते हैं क्या दे देगा, A मान लेगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका B। फिर इस तरह से आपको क्या करने कहेगा कि फाइंड द A एंड B। तो इस रिएक्शन को दे दिया आपको केवल इतना भाग, अब बाकी A और B का आपको क्या करेगा, नाम बताने के लिए कहा जाएगा, रिएक्शन को बनाने के लिए कहा जाएगा। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफाई। इस तरह से आप देख लेंगे सभी रिएक्शन में कि किस तरह से क्या क्या आइडेंटिफाई हमारा बन सकता है। चलिए नेक्स्ट टाइप में देखते हैं हम लोग, कन्वर्शन। क्या देखेंगे, कन्वर्सन के लिए मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड कन्वर्सन बना के रखा हूँ जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन कि इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखेंगे और हमको ऑप्टेन क्या करना है, प्रोपेनोइक साइनाइड। तो प्रोपेनोइक साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला। तो इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो आपको इथाइल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर पोटेशियम साइनाइड की जगह में सिल्वर साइनाइड होता तो इथाइल आइसोसाइनाइड ऑब्टेन होता। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। जब कोई भी साइनाइड आपको ऑब्टेन हो जाता है और उस साइनाइड को अगर डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में H2O के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका कन्वर्शन। तो दिमाग में रखना है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन करना है, तो वहाँ पर हम एक किस इजी वे में पहुँच सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड टू डाइथाइल ईथर। तो इथाइल ब्रोमाइड आपके पास में क्वेश्चन में क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। तो कोई भी एल्किल हैलाइड है उसको अगर उसके एल्कोक्साइड से आप रिएक्शन करा देंगे तो आपको इथाइल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड है तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ब्रोमीन इस सोडियम के साथ में मिलकर के अलग हो जाएगा और आपको डाइथाइल ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन क्या होता है कि मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड टू डाइमिथाइल ईथर या फिर इथाइल मिथाइल ईथर, तो भी हम यही करते हैं। तो हमको जो ऑब्टेन करना है प्रोडक्ट में हम उसको ध्यान में रखेंगे कि डाई इथाइल ईथर का क्या होता है फॉर्मूला, C2H5O C2H5। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हमको प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन करना है। जब तक आपके दिमाग में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक आप रिएक्शन को नहीं बना सकेंगे। इसलिए ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये किससे होगा, तो प्रैक्टिस से। जैसे कि मैं आपको अभी ये क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आप इजीली बना सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड क्या है, इथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड। तो इथाइल ब्रोमाइड से एसिटिक एसिड ऑब्टेन करना है तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दिमाग में लेके आ जाएंगे जो क्या होगा, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस मीडियम, अगर हम क्या लेंगे इसके जगह में क्या ले सकते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस मीडियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस मीडियम, ठीक है। अगर हम लेंगे यानी कि जलीय माध्यम लेंगे इनका तो हमको क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जैसे ही कराएंगे तो वो आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड। तो एक बात यहाँ पे दिमाग में रखिए कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड होगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे इसका अगर रिडक्शन, तो आपको पहले ये एल्डिहाइड देगा फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन। तो सीधी सी बात है कि इथाइल क्लोराइड, यहाँ पर इथाइल है, इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है आपका C2H5। तो C2H5 होता है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको बनाना क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास एल्किल हैलाइड है तो आप उर्ज रिएक्शन याद कीजिए। उर्ज रिएक्शन में क्या पढ़े थे कि जो भी आपका एल्किल हैलाइड होगा अगर आप उसको सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हाइयर अल्केन ऑब्टेन होगा, यानी कि जो यहाँ रहेगा उसका डबल हो जाएगा। और जो यहाँ है C2H5 और ये C4H10, तो आप उर्ज रिएक्शन करा दीजिए, आपको ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 2-ओल। सीधी सी बात है भाई, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑब्टेन करना है यानी कि प्रोपेन 2-ओल ऑब्टेन करना है तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन यानी कि ब्यूटाइन ऑब्टेन करना है। तो ये आपको अपने एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। तो जब आप इथाइल अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के प्रेजेंस में सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको इथाइल ब्रोमाइड ऑब्टेन हो जाएगा। और इथाइल ब्रोमाइड को अगर सोडियम एसिटिनिलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूट 1 आइन ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, इथेन टू ब्रोमो इथेन। इथेन टू ब्रोमो इथिन है, इथेन टू ब्रोमो इथिन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान में रखेंगे, C2H6। अच्छा ऑब्टेन क्या करना है, ब्रोमो इथिन यानी ब्रोमो इथिन तो CH2CHBr ये प्रोडक्ट लाना है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को पहले इथेन से इथिन जाना होगा, उसके बाद तब हम लोग जाएंगे किस में, ब्रोमो इथिन में।
तो सबसे पहले यहाँ पर करा दीजिए आप इसका फ्री रेडिकल रिएक्शन। आप एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि हाइड्रोकार्बन को हैलाइड के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन होता है, जिससे आपको एल्किल हैलाइड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। तो मिक्सचर ऑब्टेन होता है तो उसमें से आपको इथाइल ब्रोमाइड भी ऑब्टेन हो जाएगा, और इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन होगा। ये कौन सा रिएक्शन है? इलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? इलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? एल्कीन। अब आपको एल्कीन जब ऑब्टेन हो गया तो उसको ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए। ये भी आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ाया जा चुका है। तो इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और जब इनको रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा आधा भाग में, और आपको ब्रोमो इथेन ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉल्यूइन टू बेंजल अल्कोहल। बेंजल अल्कोहल ऑब्टेन करना है किससे? टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H5CH3, यानी कि इसमें बेंजीन रिंग होता है जो यहाँ पर दिखाया गया। जब इसको आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको? बेंजाइल ब्रोमाइड। फिर आप इसको क्या करें? एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और OH यहाँ वाला ये इसमें ऐड हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? बेंजल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूट 1 टू ब्यूट 2 1 से 2 जाना है। तो आप सबसे पहले इसको क्या करें? HBr से रिएक्शन करा दें। तो HBr से यहाँ रिएक्शन कराने पर ब्रोमीन किससे? उस कार्बन से अटैच हो रहा है जिसमें, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। तो ये दे रहा है आपको मार्कोवनी-कॉप्स रूल। ये भी एग्जाम में पूछता है, मार्कोवनी-कॉप्स रूल। और फिर इसको आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपको ब्यूट 2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन क्या हो गया आपका? इलिमिनेशन रिएक्शन। और ये वाला रिएक्शन क्या हो गया? मार्कोवनी-कॉप्स रूल। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। क्लोरोबेंजीन का अगर आप रिडक्शन कराते हैं सोडियम या निकेल और एल्युमिनियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो आपको ये क्या देगा? बेंजीन देता है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल साइनाइड। इथाइल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, इथाइल साइनाइड हो जाएगा। आप पीछे भी इस तरह का रिएक्शन देख चुके हैं। इथाइल क्लोराइड टू एसिटिलीन। तो इथाइल क्लोराइड को एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन होगा। आप पहले भी देख चुके हैं। और जब आप इसका क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, क्योंकि H2SO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको इथीन ऑब्टेन हो जाएगा। और उस इथीन को अगर आप ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर गायब हो जाएगा, तो आपको 1,2 डाइब्रोमो इथेन ऑब्टेन हो जाएगा। और इस 1,2 डाइब्रोमो इथेन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे तो आपको एसिटिलीन ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला। इस तरह का क्वेश्चन है, और आप इससे भी ज़्यादा कन्वर्सेशन बना सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में और भी बहुत सारा दिया हुआ है, एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो आप इजीली बना सकेंगे। चलिए हमारा कन्वर्सन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग व्हाट हैपेंड व्हेन में, कि व्हाट हैपेंड व्हेन किस तरह से पूछता है। तो कन्वर्सेशन में केवल क्या करना है? आपको क्वेश्चन का रिएक्शन देना है जो भी रहे। व्हाट हैपेंड व्हेन क्या होता है जब, है ना? तो क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है? तो इथाइल साइनाइड ऑब्टेन होता है। इस बात को आपको लैंग्वेज में भी लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि बॉक्स में इसमें भी डाल दिया है कि सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा? तो आइसोसाइनाइड ऑब्टेन होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो आयोनिक कैरेक्टर का होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड ये आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में HNO। इसके जगह पे क्या लिखा हुआ रह सकता है? HNO, है ना, जो क्या है? प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन क्या है आपका? आप क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे, E = HNO, है ना। तो ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका मीथेन और क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो मिथाइल क्लोराइड देगा। फिर से ये रिएक्शन कर करके डाइक्लोरोमीथेन यानी कि मिथाइलिन क्लोराइड देगा, और फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये क्लोरोफॉर्म देगा। ये क्या आपका? क्लोरोफॉर्म। और ये फिर से रिएक्शन करके क्या देगा आपको? कार्बन टेट्राक्लोराइड देगा। जब तक मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेन नहीं हो जाता है ये रिएक्शन
नहीं रुकेगा। तो इसलिए इसके द्वारा किसी भी एल्किल हैलाइड को ऑब्टेन करना थोड़ा प्रॉब्लम वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिक्सचर दे देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ठीक है। और इसको कहीं पर रोकना भी थोड़ा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या होता है। हम लोग देख चुके हैं कन्वर्सेशन में, डाईइथाइल ईथर प्राप्त होता है ना। बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको आसानी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक है और क्या नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन देगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्यूटीन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा। तो मिथाइल क्लोराइड है तो इथेन प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सीधी सी बात है, इथाइल अल्कोहल ऑप्टेन हो जाएगा। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, वही चीज़ को इस तरह से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज कैरिड आउट, नो प्रोडक्ट, ये रिएक्शन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या हो गया आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला काम हो गया, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक ये क्या है आपको, ब्रोमोबेंजीन हो गया, इसको मैग्नीशियम मेटल के ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको ये क्या दे रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहा, यानी कि बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्यूट-1 इन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ये सब रिएक्शन को अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो राइट शॉर्ट नोट अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली बना सकेंगे, है ना। अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सब चीज़ ही आता है किस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, मार्कोनी कॉप्स रूल हो गया, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल हो गया, ऊर्ज रिएक्शन हो गया, इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, सेंडमियर रिएक्शन हो गया, ये सब राइट शॉर्ट नोट में आता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ आ जाएगा और ब्रोमीन इस कार्बन में अटैक करेगा। इसका कंपेरेटिव मैकेनिज्म देखेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन हम लोगों को समय भी बचाना है और एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक मीडियम है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इलिमिनेशन रिएक्शन करा लेंगे तो हमको 2 मिथाइल प्रोपीन ऑब्टेन होगा। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ अमोनिया। क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है, एनिलीन। यहाँ कंप्लीटली आप रिएक्शन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे। यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि सनलाइट, यानी कि HNU, कुछ भी रह सकता है। ये तीनों एक ही तरह का सेंस में यूज होता है, यूवी रहे या HNU रहे या सनलाइट रहे। तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हेक्साक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बेंजल क्लोराइड, तो ये हो गया आपका बेंजल क्लोराइड। बेंजल, बेंजाइल, बेंजो, तीनों में फ़र्क है। बेंजो कब हो जाएगा, जब C6H5CCl3 हो जाएगा। बेंजल कब होगा, जब C6H5CHCl2 हो जाएगा। और बेंजाइल कब हो जाएगा, जब C6H5CH2Cl होगा। के साथ में बॉइल्ड किया जाता है तो एक अनस्टेबल कंपाउंड देता है, यानी कि एक तरह से इंटरमीडिएट, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या देगा आपको, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन देखा। आप NCERT पढ़े होंगे, सबसे लास्ट में आता है सब, है ना। क्या होगा, ये ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल एरीन ऑब्टेन होता है। ये क्या हो गया आपका, एल्काइल एरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, सारा प्रिपरेशन करना है। अब हम लोगों का वाटर पेन वेन भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप हर एक रिएक्शन को वाटर पेन वेन में कन्वर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है क्या, राइट शॉर्ट नोट। तो राइट शॉर्ट नोट के लिए अभी हमने आपको बताया
राइट शॉर्ट नोट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जो ज़्यादा पूछने का चांस रहता है वो है आपका क्या, उर्ज रिएक्शन। क्या हो गया, उर्ज रिएक्शन, आपको लिखाया गया होगा। दूसरा इलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। चौथा आप ले सकते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी जो नेमिंग रिएक्शन होता है इस तरह का रिएक्शन वाला, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आता है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो जैसे कि नीट यूजी का या जेईई मेंस का। तो जो भी नेमिंग रिएक्शन हो, जैसे कि इसके अलावा आपको इसमें मिला होगा स्वार्थ रिएक्शन मिला होगा, है ना, आपको इसमें फिटिंग रिएक्शन मिला होगा, उर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा, है ना, फिंकल स्टेन रिएक्शन होगा। तो ये सब रिएक्शन क्या है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन में आप दो तरह का पढ़े होंगे, है ना, एक पढ़ाया गया होगा आपको SN1 यानी कि यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होगा SN2 बायोमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब रिएक्शन क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब ये नेमिंग रिएक्शन क्या करता है आपको राइट शॉर्ट नोट में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम लोग के पास क्या है। राइट शॉर्ट नोट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये देखते हैं हम लोगों को किस तरह से पूछता है। हम लोग मैराथन करते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और यही 9 टाइप के ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया और इसी हिसाब से आपने अगर प्रिपरेशन किया और इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए देखते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है क्या कि C4H9Br यानी कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड फॉर्मूला वाले कंपाउंड के सभी आइसोमर को लिखें। तो ये है आपका क्या, एल्किल हैलाइड। क्या है ये आपका, एल्किल हैलाइड, है ना। और एल्किल हैलाइड क्या करता है, दो तरह का आइसोमर दिखाता है। क्या क्या, एक चेन आइसोमर, अगर आप क्लास 11 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और एक पोजीशन आइसोमर, ठीक है। दो तरह का आइसोमर बनेगा। तो आपको कोई भी मान लिया जाए कि अगर ये क्वेश्चन नहीं दे रहा, कोई और कंपाउंड वाला दे रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि चेन में चेंजिंग और पोजीशन में चेंजिंग जितना पॉसिबल है उतना आपको बनाना है। जैसे कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो इसमें ये 4 आइसोमर इसका पॉसिबल है। देखिए चारों का नाम अलग अलग होगा, जितने भी आइसोमर होंगे नेम अलग होंगे बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे। अब यहीं पे अगर क्या हो जाता, हमारा पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाता तो हमारा फिर कितना हो जाता, 8 आइसोमर ऑब्टेन हो जाता, टोटल 8। इसमें 4 है, इसमें 8। अब ये भी एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो 4, और पेंटाइल ब्रोमाइड के कितने पॉसिबल हैं, तो 8। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है आपको कि कितना आइसोमर बन सकता है। ये दो तरह का आइसोमर दिखाएगा। अगर इसी के जगह में एल्किल हैलाइड के जगह में एराइल हैलाइड अगर होता तो ये केवल वो पोजीशन आइसोमर दिखाता। कौन, एराइल हैलाइड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कंपाउंड को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, ब्रांच और मोलिकुलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करना है, ब्रांच और मोलिकुलर वेट। तो जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और जिसमें ब्रांच की संख्या सबसे ज़्यादा होगा और अगर मोलिकुलर वेट सेम है फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्या, ब्रांच ज़्यादा होने से, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होने से। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन यानी कि इसमें क्या होगा, एक ही ब्रोमीन होगा। ब्रोमोफॉर्म 3 ब्रोमीन है। क्लोरोमीथेन यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CH3Cl, और इसका क्या हो जाएगा, CH3Br। ब्रोमोफॉर्म का तो फॉर्मूला दिया हुआ है, डाई ब्रोमोमीथेन यानी कि CH2Br
2। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रोमीन इसके पास है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि ब्रोमीन का वेट क्लोरीन से ज़्यादा होता है। उसके बाद इससे कम इसका होगा, उसके बाद इसका कम होगा, और सबसे कम इसी का होगा, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन। अब देख लीजिए क्लोरीन तीनों में है, लेकिन ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन है और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, तो ये लोग दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, तो मोलिकुलर वेट तो सेम होगा, लेकिन इसमें ब्रांच होगा, क्योंकि आइसो है, आइसो का ब्रांच होता है, और क्लोरोप्रोपेन में ब्रांच नहीं होगा। तो इसका मतलब इससे इसका कम होगा, इससे इसका कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच है। दूसरा बात ये क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका होगा, इससे कम इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा। अगला एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो एम्बाइडेंट जिसमें 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर होता है, जैसे आपका साइनाइड और नाइट्राइट, ये 2, ठीक है, ये लोग क्या आपका एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध कीजिए। इसका देखिए ये विस्तारित आंसर है, आप सारे आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन है तो कितना हो जाएगा, कार्बन 4, और दूसरे वाले कार्बन में ही ब्रोमीन और मिथाइल है। 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन हो जाएगा, और पहले कार्बन के साथ ही ब्रोमीन होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पे आंसर एक्सप्लेनेशन देखिए, और भी इसमें दिया हुआ है, आप पॉज कर करके अब देख लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। तो द रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होता है, जितना ज़्यादा ब्रांच वाला होगा, यानी कि एल्किल ग्रुप रहेगा, उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। लेजर द स्टेरिक हिंड्रेंस मोर द रिएक्टिविटी, जिसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वो मोर रिएक्टिविटी होगा। क्यों, क्योंकि आपको SN2 के बारे में बताया गया था ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें, मिथाइल हैलाइड, इससे कम प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और इससे कम सेकेंडरी, है ना, जिसमें क्या हो जाए, ये हो जाए, और टर्सरी में इस प्रकार से, ठीक है। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पकड़ में भी आता होगा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का क्या मतलब है कि अगर जिस कार्बन एटम से कोई भी कार्बन एटम हो, अगर इससे क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, और ये कार्बन एटम अगर एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये क्या हो गया हमारा अभी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ये प्राइमरी एल्किल। अगर इनके साथ में 2 एल्किल अटैच हो, यानी कि जिस कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप हो और वो कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से अटैच हो, तो उस एल्किल को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी, और अगर 3 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टर्शियरी एल्किल कहेंगे। चलिए, तो यानी कि SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड के साथ में, उसके बाद प्राइमरी, तब सेकेंडरी, तब टर्शियरी है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, उसी हिसाब से हमारा ऑर्डर को हम सजा देंगे, ठीक है। और जब आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके कहाँ पर क्या है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज कायरेलिटी, कायरेलिटी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कायरल समझिए। कायरल का क्या मतलब होता है कि अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन जितना हो किसी कंपाउंड में, जैसे हम यहाँ पर कोई भी कंपाउंड अगर होगा हमारा इस तरह से, है ना, एक कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, और अगर इनका चारों ग्रुप अलग अलग हो, यानी कि ABCD हो, ये चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। अगर ये चारों ग्रुप अलग होगा तभी वो हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, ठीक है। तो जब किसी भी मोलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरेलिटी कहते हैं, और उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, तो आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके देख लेना है कि उसमें कितने ऐसे कार्बन हैं जिनके साथ जुड़े हुए सारे ग्रुप, यानी कि चारों ग्रुप अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। क्लोरोबेंजीन का डायपोल मूवमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की तुलना में कम होता है, क्यों?
क्लोरोबेंजीन है ना। और डायपोल मीन्स क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसमें भी कार्बन 6 है, लेकिन ये साइक्लो है, यानी कि ये बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन ये क्या हमारा बेंजीन रिंग है। अब इसका क्या करना है कि डायपोल मूवमेंट का तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे इसका पहला कंसेप्ट क्या है कि जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा, यानी कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, वो उतना ही ज़्यादा डायपोल मूवमेंट दिखाएगा। तो हम जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन का अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। और साइक्लोहेक्साइल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये sp2 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ता है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो ये आसानी से छोड़ सकता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। बाकी आप यहाँ पर थ्योरी में पढ़ लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए भी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड प्लोराइज्ड होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होता है, क्यों? देखिए, अल्काइल हैलाइड प्लोराइज्ड होते हुए भी, क्योंकि जल के साथ में वही घुलनशील होगा या वही मिलेगा जो उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अल्काइल हैलाइड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में अल्काइल हैलाइड में जो होता है R बॉन्ड X जो होता है, ये क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है, ये इजीली नहीं टूट पाता और उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए ये जल में अघुलनशील होता है। अल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है, जो बाद में ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन देता है ना। इसीलिए इसमें H2SO4 का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हेक्साक्लोरोबेंजीन एवं बेंजीन हेक्साक्लोराइड में अंतर क्या है? तो बेंजीन क्लोरीन की उपस्थिति में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर हेक्साक्लोरोबेंजीन बनाता है, यानी कि यहाँ पर उसका डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, जो कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तथा बेंजीन क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कर एडिशन रिएक्शन देता है। ये वाला क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या देता है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बेंजीन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सेंडमेयर, क्या देगा, तो एडिशन। और यहीं पे क्या हो जाए, अगर कि बेंजीन को क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो वो आपको क्या देगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन देगा। अगला क्वेश्चन है, हेलोअल्केन जल में अविलय किंतु बेंजीन में विलय होता है, क्यों? हेलोअल्केन तथा जल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं भी बता चुका हूँ अपने क्लास में, आपके भी टीचर जरूर बताए होंगे। और हेलोअल्केन बेंजीन में इसलिए घुल जाता है क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगला क्वेश्चन है, आजकल क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में क्यों नहीं हो रहा है, और सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले एनेस्थेटिक क्या है? ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का आप पढ़े होंगे कि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, CH Cl3O2 के साथ अगर क्या करें हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये फोस्जीन बना लेगा, जो ये क्या है, जहरीला गैस है। ये क्या है, एक जहरीला गैस है। ठीक है, इससे इंसान को क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, या चक्कर कम मात्रा रहेगा तो चक्कर आएगा, उल्टी होगा। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म का क्या किया, उपयोग को बंद कर दिया गया। स्लो ऑक्सीडेशन कर फोस्जीन गैस बनाता है ना, जो एक पॉइजनस गैस है का निर्माण करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म की जगह में हेलोथेन का उपयोग होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी मैं आपको बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। C7H7Cl मोलिकुलर फॉर्मूला वाले एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये क्या बनाएगा, टॉल्यूइन बनाएगा, और क्लोरीन भी उसके साथ में अटैच होगा। ठीक है, तो ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन
कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो 4 आइसोमर। अब ये क्या हो गया आपका, हेलोएरिन हो गया। तो हेलोएरिन जब ये बन गया तो ये क्या दिखाएगा, केवल पोजीशन आइसोमर दिखाएगा। तो केवल हम लोग पोजीशन में चेंजिंग करेंगे और आइसोमर बनाएंगे। तो टोटल 4। चलिए अब हमारा बच गया लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से निम्न की क्रिया होने पर क्या उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसीटोन के साथ, मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये हल्का सा भी वाटर के कांटेक्ट में आ जाए या प्रोटॉन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या दे देगा आपको, हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कोई भी प्रोटॉन डोनर होगा तो वो हाइड्रोकार्बन दे देगा। अब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसीटोन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल देता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप क्या करेंगे, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जो वाटर के प्रेजेंस में आपको ये टर्शियरी अल्कोहल देगा। और यहाँ पर जो आप एल्किल यूज करेंगे वो एल्किल यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिथेनॉल यानी कि एसिटल्डिहाइड वाले फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये सब आपका कन्वर्सेशन में भी, वाटर पेन वाइन में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथेनॉल से रिएक्शन करके क्या देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 एल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ऐसे एल्किल को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एल्किल। तो इसलिए ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह से जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। कब, जब आप अनस्टेबल कंपाउंड का एसिडिफिकेशन कराएंगे। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। अभी के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें इसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, पूछा जाता है, इसीलिए इसको हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाने का विधि भी बताना है और इन लोगों के साथ उसका रिएक्शन को भी बताना है। जब एसीटोन या इथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, जब एसीटोन या इथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। वाटर के मिक्सचर के साथ में गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे आप देखिए, इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन किया, एसिटल्डिहाइड बनाया, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका भी हमने आपको क्वेश्चन पूछ चुका हूँ ऑब्जेक्टिव में। एसिटल्डिहाइड फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्लोरल बनाता है। और जब हम लोग उसी क्लोरल को क्या काम करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन आपको कहाँ से ऑब्टेन हुआ, तो ब्लीचिंग पाउडर जब वाटर से रिएक्ट किया तब। और इसमें जो एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो फाइनली फिर जाकर रिएक्शन कर रहा है, तब जाके क्लोरोफॉर्म बन रहा है। अब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, दूसरा मेथड क्या, फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन को जब आप क्लोरीन का, यही क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होगा। और उस ट्राइक्लोरो एसीटोन को ये प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा लेंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा और साथ में कैल्शियम एसीटेट। अब हम इसका देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
रिएक्शन विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म को एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट ऑब्टेन होता है। रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराने पर क्लोरेटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरेटेन। और ये हो गया क्लोरोटेन का फॉर्मूला। ये हो गया एसीटोन और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। जब इसको आप रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरेटोन ऑब्टेन होगा। हम फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आप मैराथन के हिसाब से 1 घंटे में पूरे चैप्टर को समझना है। रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट, अब इसका ऑब्जेक्टिव देख चुके होंगे। जब भी क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म हो उसको अगर आप सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिलीन ऑब्टेन होगा। रिएक्शन विथ O2, ये फॉस्जिन बनाएगा, आप पहले भी देख चुके इसका रिएक्शन। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रीन, CCl3NO2। अगला है रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है? रिडक्शन करके मीथेन देता है। क्या करता है? रिडक्शन करके मीथेन देता है। किसके प्रेजेंस में? जिंक के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफॉर्म वाटर के साथ क्या करता है? रिडक्शन करता है। रिएक्शन विथ HCl, तो रिएक्शन विथ HCl में भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए अल्कोहलिक HCl है तो इनके साथ में क्या करता है? ये हाइड्रोजन को लेकर के मिथाइलिन डाइक्लोराइड यानी कि डाइक्लोरोमीथेन बनाता है। यानी कि आपको पर्सनली क्लोरोफॉर्म से अगर डाइक्लोरोमीथेन चाहिए तो आप इसका रिडक्शन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रयोगशाला में इथाइल ब्रोमाइड बनाने के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल का वर्णन करें और ये निम्नलिखित के साथ रिएक्शन करके क्या देता है। तो यानी कि लेबोरेटरी में आप क्या करेंगे? इथाइल ब्रोमाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये पूछा जा सकता है। इथाइल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कोंग H2SO4 की उपस्थिति में डिस्टिलेशन कराने पर इथाइल ब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो पोटेशियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑब्टेन हुआ। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इथाइल ब्रोमाइड देता है। तो ये क्या हो गया? आपका प्रयोगशाला विधि हो गया। अब इसका रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो अल्कोहल बनाएगा क्योंकि एक्वस है, अल्कोहलिक होता तो एल्कीन बनता। रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो अल्कोहलिक के साथ करेगा तो एलिमिनेशन देगा। ये प्रोडक्ट गलत है, यहाँ पर आपका इथीन होगा। क्या होगा? C2H4। क्या प्राप्त होगा आपको? इथीन प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, तो ये क्या बनाएगा? इथाइल साइनाइड बनाएगा क्योंकि पोटेशियम साइनाइड है। सिल्वर साइनाइड होता तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता। उसके बाद क्या है? रिडक्शन, जब इथाइल ब्रोमाइड का रिडक्शन होगा सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाएगा? आपका इथेन बनाएगा। क्या बनाएगा? इथेन। अगला क्या है? रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड, तो जब इथाइल ब्रोमाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डाइथाइल ईथर ऑब्टेन होगा। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर इथाइल एमीन ऑब्टेन होता है। ये हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एमीन में भी देखेंगे। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड बनाने की विधियों का वर्णन करें तथा इनसे हेलोफॉर्म रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक हेलोफॉर्म रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रतिक्रिया को दिखाएं। अल्काइल हैलाइड बनाने का विधि का वर्णन करना है। कोई एक विधि ले लेंगे जैसे कि फ्रॉम अल्कोहल, है ना, तो उससे आप क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन कर लेंगे एक। उसके बाद इन सब का एक एक रिएक्शन को आपको क्या करना है? दिखा देना है। बस एक एक सेंटेंस लिखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन का और उसके बाद एक रिएक्शन को डिफाइन कर देंगे, फिर उसका इक्वेशन दे देंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका भी एक रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन को डिफाइन करके उसका एक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड को डिफाइन करके उसका एक रिएक्शन दे देंगे। ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? फ्रॉम नोट बुक ऑफ GCC, क्योंकि मैं अपने कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप कर लेंगे क्योंकि ये आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ में क्या था? दिक्कत था, इसीलिए वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हम लोग जो है सभी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया ये 9 टाइप्स, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो में तो ऑलरेडी आप लोग को दे चुका हूँ। बाकी IUPAC ने स्ट्रक्चर फार्मूला, कंप्लीट द रिएक्शन, ये आपको 3 क्या करना है? बुक से करना है।
कन्वर्सेशन व्हाट हैपन व्हेन, राइट शॉर्ट नोट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो मैंने आपको करा दिया। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन को छूटने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि टोटल अगर मान के चलें अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो 18 नंबर का आपको इस 4 चैप्टर से आ जाएगा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, उसके बाद 14, 15, 16, इससे 10 नंबर का। तो ये 18 नंबर, अगर आप चाहते हैं कि 18 नंबर, जरूरी नहीं कि 18 नंबर ही पूछे, हो सकता है 15 नंबर पूछे, हो सकता है 25 नंबर भी पूछ ले, तो जितना भी नंबर पूछता है अगर आप इस तरह से टाइप बना के अगर प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आपको पूरा मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैथ के जैसा मार्क्स आता है। जिस तरह से अगर आपने सही बनाया तो पूरा मार्क्स, गलत हो गया तो पूरा गलत। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऐसा ही है कि अगर सही हुआ तो पूरे सही मार्क्स, और गलत हो गया तो पूरा मार्क्स कट जाएगा आपका। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और बार बार देख करके समझ लें। अगर फिर भी दिक्कत हो समझने में तो मेरे पास आकर कांटेक्ट करें या मुझे मैसेज करें। इस तरह से मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।